देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद टुडे वी विल स्टार्ट द डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है पहले आप समझिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम। सपोज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स प्लस सी। किसी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल जो है वो कितना है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और सी क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मुझे क्या करना है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन लेना है। इंडेफिनेट तो इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि ये जो कर्व है बेसिकली ये कोई पर्टिकुलर कर्व रिप्रेजेंट ना करके एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। द वैल्यू ऑफ द सी इज नॉट फिक्स हियर, ये सी मूव करेगा। तो मैंने आपको बताया था हो सकता है ये y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 हो, ये साइन एक्स प्लस 3 हो, साइन एक्स माइनस 7 हो, कुछ भी हो। तो वी आर नॉट श्योर कि ये कौन सा सी अटेंड करेगा। यदि सी निकालने के लिए आपको कंडीशन गिवन है तो ये पर्टिकुलर एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, और इस सी के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब क्या है डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल इसको समझिए। मुझे क्या करना है, इसका a टू b एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है। जहां पे सुनो वेरिएबल कौन है, ये x वेरी कर रहा है, x वेरी करता है, फंक्शन एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ x, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। और ये जहां जो dx आप लिखते हो यहाँ पे, इसका मतलब है आप इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो ये जो a और b है ये x की ही वैल्यूज होती हैं। सपोज अगर आपके पास यहाँ dt है, सो दीज a एंड b आर द वैल्यूज ऑफ t, है ना। और सुनो यहाँ पे x बिलोंग करेगा a कॉमा b ओपन इंटरवल। ध्यान रखें a को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और x का वैल्यू थोड़ा सा a से ज्यादा है, एंड b इज कॉल्ड द अपर लिमिट। द वैल्यू ऑफ b इज अपर लिमिट एंड x इज लेस देन b, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, a से ज्यादा और b से कम। बेसिकली क्या है देखो, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है क्या, डिस्क्रीट समेशन को, एडिशन को बिटवीन द टू टर्म्स, और इंटीग्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस समेशन को, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है आपका लोअर एक्स से लेकर के अपर एक्स तक जितनी भी वैल्यूज हैं उस पर लाई करने वाले हर एक फंक्शन का समेशन। या साफ साफ शब्दों में कहें तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b विद द x एक्सिस ऑफ दिस फंक्शन बाउंडेड एरिया। ठीक है, वो अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे दिस a इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, b इज कॉल्ड द अपर लिमिट, एंड x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, यानी a प्लस और b माइनस। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं सुनिए, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाला मैंने एफ एक्स प्लस सी। सॉल्व करने के बाद आप लिमिट लेंगे कुछ ऐसे, इस तरह से लिखते हैं, कई बार क्लोज ब्रैकेट बॉक्स लगा के भी लिख देते हैं। अपर लिमिट, ये b किसका वैल्यू है, x का, तो पुट करिए, यहां बनेगा f ऑफ b प्लस सी। फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट f ऑफ a प्लस सी, एंड आप देखेंगे ये c कैंसिल आउट। तो दिस इंटीग्रल, इसको नाम देते हैं हम a से, ये a कितना हो गया आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यानी जब आप डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, सो देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ द c हियर, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स यू एग्जैक्ट वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल। अब आपके पास ऐसे नहीं आएगा साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी टेन एक्स प्लस सी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे नहीं आएगा। अब आपके पास एक्स के फॉर्म में कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, अब आपके पास एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लेने के बाद अपर लिमिट सेटिस्फाई कर दो, माइनस करके लोअर लिमिट सेटिस्फाई कर दीजिए। जैसे ऐसे समझिए, ये एग्जांपल देखो, आपको दिया मैंने 1 से लेकर के 2 x dx, तो x dx का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ बन गया x स्क्वायर 1 से लेकर के 2, इस तरह से अप्लाई करेंगे 1/2। x की जगह पहले अपर लिमिट डालिए, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, सो आंसर इज 3/2। बताओ, कोई x का फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि जो x का फंक्शन बन रहा है उसमें तो आप अपर एंड लोअर लिमिट को सेटिस्फाई करने का काम कर रहे हैं, तो फिर x बचा कहाँ फाइनल आंसर में। सो नाउ द डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो x के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, वो तो क्या आएगा यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू।
क्लियर है? तो इंडेफिनेट इंटीग्रल को निकाल लेने के बाद अपर लिमिट को सेटिस्फाई कर दो और माइनस करके लोअर लिमिट को सेटिस्फाई कर दो। तो यहां से एक बात तो क्लियर आ गई, हो गई। देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज भी मैं साथ के साथ लिखती जा रही हूं। वो क्या कि अगर आपको एक इंटीग्रल, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए a टू b fx dx, ये इंटीग्रल गिवन है, तो अगर मैं अपर एंड लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दूं तो द इंटीग्रल इज रिप्लेस बाय नेगेटिव साइन ओनली, क्योंकि फिर अब आपके पास एफ बी माइनस एफ ए की जगह क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी। सो दिस बिकम्स कितना, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। आपने लिमिट को इंटरचेंज कर दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको गिवन है 1 से लेकर के 2 ln x dx, सो यू कैन राइट माइनस 2 to 1 ln x dx। ठीक है, आपके पास ऐसा लिखा है, देखिए यहां लिखा है π/2 से लेकर 0 cos x dx, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 0 to π/2 cos x dx। So when you interchange the upper and lower limit, then integral, the value of integral it changes by negative sign only। क्लियर है? अब देखो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया रिप्रेजेंट करता है। आपने क्या निकाला, 1 से लेकर के 2x dx का वैल्यू कितना निकाला आपने, 3/2। आप y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये रहा y इक्वल टू x लाइन, ये x एक्सिस, दिस कर्व fx इज इक्वल टू x। यहां पे 1 कहां आएगा, ये रहा 1, और 1 से लेकर 2 कहां आएगा, ये रहा 2, है ना। आपको देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। ये लाइन कौन है, इसको थोड़ा सा आप ऊपर नीचे एक्सटेंड करेंगे तो दिस इज x इक्वल टू 1, ये लाइन x इक्वल टू 2, ये लाइन fx, और ये कौन, बाउंडेड विद द x एक्सिस। तो जब आप ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, सुनिए a टू b fx dx, तो अब मेरी बात सुनिए, जैसे किन्हीं बच्चों ने वेक्टर 3D पढ़ लिया, वहां पे एसटीपी क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 3 प्रोडक्ट से कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, और वही एसटीपी का रोल कहाँ आता है, वॉल्यूम निकालने में, पैरेललोपाइप का, टेट्राहाइड्रन का। जब आप उस डिटरमिनेंट को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखते हो, देखो डिटरमिनेंट और कहाँ यूज करते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालने में। डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव ऑल्सो एज वेल एज जीरो ऑल्सो। पॉजिटिव भी हो सकता है डिटरमिनेंट, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब आप एरिया निकालते हैं तो एरिया अगर आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू जीरो भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं जाएगा, क्योंकि जीरो मतलब वो स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, यानी लेंथ या तो जीरो है आपकी या विड्थ जीरो है, कोई ना कोई एक डायमेंशन आपका जीरो है, इसलिए एरिया जीरो हो गया। नेगेटिव एरिया कभी होता ही नहीं, इसलिए जब आप एरिया के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे आप, मॉड ले लेंगे, है ना। और जब आप इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी बनेगी, नेगेटिव भी बनेगी और जीरो भी बनेगी, है ना। आप लोग एक बार एडजस्ट हो जाओ। सो अगर आप देखें 1 से लेकर 2x dx का वैल्यू निकालते हैं तो बेसिकली क्या है, ये जान रहे हैं हम लोग। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है इसको समझिए। सो ये y इक्वल टू x इक्वल टू 1, देखो ये लेते हैं हम लोग, ये पिलर, ये हाइट, और इस हाइट को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। जब आप x, y रिप्रेजेंट करते हैं तो x रिप्रेजेंट करता है एब्सिसा और y रिप्रेजेंट करता है ऑर्डिनेट। ये x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, इससे बाउंडेड एरिया क्या है, ये ट्रेपेजियम है। जरा निकालें ट्रेपेजियम का वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, कितना होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल। ये डिस्टेंस ये कितना है 1,1, ये कितना है 2,2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड्स है ना, दीज टू, ये डिस्टेंस 1 यूनिट, ये डिस्टेंस 2 यूनिट, इनका सम 3 और इनके बीच का डिस्टेंस यानी 2 - 1, तो कितना आ गया आपका एरिया 3/2 यूनिट स्क्वायर, और मैंने भी 3/2 निकाला था। सो a टू b fx dx में क्या आपको समझा रही थी कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसका वैल्यू जीरो भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। लेकिन जब आप एरिया निकालते हैं
सो एरिया नेगेटिव नहीं आएगा और जीरो नहीं बनेगा, इसलिए आप उस पर क्या लगाते हैं, मॉड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यदि मैंने इसको ऐसे लिखा इस तरह से, तो ये रिप्रेजेंट करता है, यानी इस डेफिनेट इंटीग्रल का मैग्नीट्यूड मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to fx from ordinates x equal to a to x equal to b। क्यों बोल रहे हैं हम ऑर्डिनेट, क्योंकि ये हाइट है, और अगर मैं ऐसे लेती हूं तो इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जब मैं ऐसे ऊंचाई यूज कर रही हूं तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू fx फ्रॉम ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a टू x इक्वल टू b विथ x एक्सिस ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा, जीरो भी बनेगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसको एरिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो फिर आपको मॉड लेना होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, देखो समझ लो इस बात को, ये आपने साइन एक्स बनाया है ना, ये साइन एक्स बना, मतलब मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी अभी तो मुझे क्या है, सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्व करना है। ये कौन है, y इक्वल्स टू साइन एक्स बनाया पूरे एक ड्यूरेशन के लिए 0 to पाई और फिर ये 2 पाई पूरे एक पीरियड के लिए। अब आप देखो, अगर मुझे इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, क्या निकालना है, 0 से लेकर के 2 पाई साइन एक्स dx। तो मैंने क्या बताया, मैं देखो फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये तो कर्व रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे कि अगर आप इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं x dx, तो ये आपको देगा x²/2 + c। तो ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइट ऑफ कर्व्स देगा आपको, बहुत सारे कर्व्स कंबाइन टुगेदर क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स, क्योंकि c का वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है। लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं a से लेकर के b fx dx, तो सुनो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और ये a और b ये किसकी वैल्यू होती है, ये उस वेरिएबल की वैल्यू होती है जिसके रेस्पेक्ट में आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी दीज a एंड b आर द वैल्यूज ऑफ x। अगर आप यहाँ पे dt यूज करेंगे तो a एंड b आर द वैल्यूज ऑफ t। और ये ध्यान रखिए, ना तो यहाँ a इंक्लूड होता है ना यहाँ b इंक्लूड होता है, ये ओपन इंटरवल में आते हैं, यानी x शुड बी ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, a प्लस एंड b माइनस। जब आप, अब सुनो, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कितना है, fx + c। अब आपको लिमिट लेना है a से b, तो पहले आप अपर लिमिट सेटिस्फाई कराएंगे इस तरह से, फिर माइनस करके आप लोअर लिमिट सेटिस्फाई कराएंगे। c तो कांस्टेंट है, a और b किसकी जगह डालेंगे आप, x की जगह, तो c से c कट जाएगा, तो दिस विल बी fb - fa। जैसे ये 2 डालें, होल स्क्वायर नहीं है ये, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं या इस तरह से भी लिख देते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 2 डालेंगे, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस करके 1 स्क्वायर 1, तो दिस इज 3/2। तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर आता है ना, वो कांस्टेंट के फॉर्म में आता है, क्योंकि जो c तो कट गया और जो x बचा उसमें तो आपने अपर लोअर वैल्यू डाल दी। तो जो बच्चे इंडेफिनेट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि चलो हमें नहीं बन रहा है तो हम ऑप्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, वो करना आप जरा डिफ्रेंशिएट। तो हर केस में आप आंसर ये फिक्स कर लो, आज से डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर 0 ही आना है, क्योंकि आंसर आपको x के फॉर्म में मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। सो क्या करना है, अब जब आप पहले अपर लिमिट सेटिस्फाई करेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट सेटिस्फाई करेंगे, तो यदि मैं अपर एंड लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दूं, सो इंटीग्रल इज रिप्लेस बाय नेगेटिव साइन ओनली। ये पहली प्रॉपर्टी, बीच बीच में मैं प्रॉपर्टीज भी लिखूंगी। और ये डेफिनेट इंटीग्रल का मॉडुलस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx फ्रॉम द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a टू द x इक्वल टू b विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। अब मैंने क्या बोला कि डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो है, सुनो,
ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है एंड इक्वल टू 0 भी हो सकता है। लेकिन जब आप एरिया के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, रिमेंबर दिस। जैसे कि अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स का 0 से लेकर 2 पाई, वो ऐसे नहीं देगा, वो ऐसे नहीं देगा कि 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन निकालिए, वो ये नहीं बोलेगा। वो ये बोलेगा कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई विद द x एक्सिस। तो आपको एरिया निकालना है। और वो अगर ऐसे बोलता है इवेल्युएट दिस वैल्यू, इसका मतलब वो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अब आप सुनो, मैंने कहा कि जो सिग्मा होता है वो डिस्क्रीट समीशन रिप्रेजेंट करता है और इंटीग्रेशन कंटिन्यूस समीशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है, a से लेकर के b तक जितने भी y होते हैं वो सब ऐड करने का काम करता है, कंटिन्यूस समीशन। तो अगर जितना पोर्शन 0 से पाई साइन x देता है उतना ही पोर्शन नेगेटिव में पाई से 2 पाई देता है, तो जोड़ करके ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना 0। और अगर आपको ये देखो मैथमेटिकल चाहिए तो साइन का होता है cos x, ठीक है, ये 0 और ये 2 पाई, अपर लिमिट डालते हैं पहले cos 2 पाई, ऐसे देखो cos 2 पाई, फिर माइनस करके लोअर लिमिट डालते हैं cos 0, cos 2 पाई भी 1 एंड cos 0 भी 1, तो ये कितना हो गया 0। लेकिन जब आप इसका एरिया निकालते हैं, एरिया बाउंडेड बाय, इसकी एप्लीकेशन है ये, जैसे एमओडी डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन एओडी है, उसी तरह से इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन एरिया है। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है, विथ x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई, ये निकालना है। तो फिर आपको ये निकालना है, देखिए ये निकालना है। तो अब आप 0 से लेकर 2 पाई डायरेक्टली नहीं करेंगे, आप देखेंगे 4 सिमेट्रिकल चीजों से बन रहा है। ये कितना है π/2, जितना 0 से π/2 है उतना ही π/2 से पाई है, उतना ही पाई से 3π/2 है और उतना ही 3π/2 से 2 पाई है। तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे 4 टाइम्स 0 से लेकर के π/2, क्या ये एरिया, और यहां लिखेंगे साइन x dx, तो ये बनेगा -4, साइन का माइनस cos x होता है ना, इसलिए 0 से π/2 -4, ठीक है, cos π/2 और माइनस का cos 0, तो ये आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। यदि आपका फंक्शन पॉजिटिव है, सुनिए, यदि आपका फंक्शन पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, आपका एक्स का अपर एंड लोअर लिमिट भी पॉजिटिव है। जब सारी चीजें पॉजिटिव है और आपको पता है कि इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब कुछ नेगेटिव ही नहीं है तो फिर वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी, जब आपका x 0 से π/2, यानी x कितना हो गया, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। तो जब आपका x पॉजिटिव है, जब आपका 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव है, तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेट इंटीग्रल और द एरिया। एरिया आपका जो है, हाँ, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। उसमें आप ऐसे नहीं कि इक्वल पॉजिटिव को इक्वल नेगेटिव से ऐड करके 0 बना दे या नेगेटिव बना दे, ऐसे नहीं, ठीक है ना। यदि मैं देखो इस तरह से ग्राफ बनाती हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, और मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। मैंने ये बनाया इतना, और मैंने ऐसा कोई ग्राफ बनाया होगा, ऐसा कोई ग्राफ इस तरह का, तो क्या करेगा बच्चा, इतना इतना ऐड करके इतना आंसर आ जाएगा। ये तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू है, लेकिन एरिया में ऐसा नहीं होगा। सपोज ये और ये इक्वल है, तो 1 निकालो 3 गुना कर दो, क्योंकि इतना स्पेस ये भी कवर कर रहा है और इतना स्पेस ये भी कवर कर रहा है। सो डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके दिमाग में ये चले कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, तो फिर आपके दिमाग में अभी बस इतना सरकना। दूसरी बात, आपको फिलहाल एरिया में डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि एरिया अपने आप में एक अलग चैप्टर है, हम उसमें स्टडी करेंगे। मैंने जस्ट आपको एक इंटीग्रेशन की ये निकाला, जैसे आपने x dx निकाला 1 से लेकर 2, है ना, तो ये कितना आ गया 3/2, और इसी को मैंने ज्योमेट्रिकली निकाल करके बताया कि देखो ये 3/2 ऐसे, क्लियर आ गया। लेकिन यदि इसमें कुछ पोर्शन नेगेटिव हो जाता है, सुनो, इसमें कुछ पोर्शन नेगेटिव हो जाता है तो एरिया अलग आएगा और डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव उसको कंपेंसेट करके कम कर देगा। एरिया में ऐसा नहीं होता। जैसा आप देख सकते हो, इसका डेफिनेट इंटीग्रल कितना है di0, और इसका एरिया कितना आ रहा है 4 यूनिट स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये। सेकेंड प्रॉपर्टी सुनिए, a to b fx dx,
यदि ये ज्योमेट्रिकली, क्योंकि देखो मैंने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ग्राफ से प्रूव कर दूंगी, तो आपके दिमाग में ये तो होना चाहिए ना ये एरिया है। एक बात बताओ, जैसे ये वाला ट्रेपेजियम है जिसका इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये हाइट 1 यूनिट है, ये हाइट 2 यूनिट है, इसको हम यहां से कट करते हैं, कट करके मुझे कहीं और पेस्ट कर देना है, या ऐसे समझ लो ये sin x है 0 से लेकर के पाई, और इसका एरिया आता है 2 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि टोटल 4 आया था ना इसलिए। अभी अगर मैं इसको उठा करके ऐसे बना दूं, देखो इधर बना दूं, और ये पाई और 2 पाई है, ठीक है, तो इसका एरिया चेंज हो जाएगा नहीं। अब सुनो, यदि ये आपका 0 से लेकर पाए वहां था x, यहां था y, और यहां लिखा आपने sin x, और यहां मैं लिखूं t एक्सिस और यहां लिखूं मैं y इक्वल टू साइन t, तो एरिया चेंज हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप x लो या t लो, तो यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप a टू b fx dx लो या a टू b f d dt लो, बोथ आर इक्वल। यानी ये डमी वेरिएबल, इस वेरिएबल को चेंज करने से, कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। दैट्स वाई हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में x को वेरिएबल ना बोल करके क्या यूज करते हैं, डमी वेरिएबल। जैसे सर्कल का सेंटर सिंपली सेंटर, उसको आप ट्राइंगल के अंदर डाल दो तो इन सेंटर, बाहर वर्टाइसेस से पास करा दो तो सर्कमस्क्राइब, यानी सर्कम सेंटर अपोजिट टू द साइड्स टच करते हुए, तो एक्स सेंटर अलग अलग है तो सर्कल का सेंटर ही ना हो। तो देखो अब हम क्या करते हैं, सुनो इसको प्रूफ भी देख लो मैथमेटिकल। आप x को t ले लो, अब आपका ये जो इंटीग्रेंड है विच इज द फंक्शन ऑफ x, उसको आपको t में चेंज करना है। ऐसे ही करते हैं ना आप, जब इंडेफिनिट में लेट करते थे तो पूरा पूरा किसका फंक्शन बन जाना चाहिए, t का, तो ये यहां बन गया ft, dx कितना हो गया, सिंपली dt, ये हो गया। अब जब यहां पे ये dt है तो ये अपर लोअर लिमिट भी किसकी वैल्यूज होनी चाहिए, t की, x की, क्यों, तो फिर इसको चेंज करेंगे। ये किसकी वैल्यू है फिलहाल इसमें, x की, तो यहां लोअर लिमिट डालें तो t का लोअर वैल्यू a, और अपर डालें तो b, तो ये और ये इक्वली है ना। जैसे आप समझिए, मैं आपको चेंज करना बताती हूँ। यहां देखें, सपोज आपके पास यहां है e रेज टू एक्स स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, और यहां लिखा है 0 to 1। अब आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t लेट करेंगे विच इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। अब क्या करेंगे, सुनो यहां लिखेंगे 2x dx, ये कितना हो गया dt, i कितना हो गया इंटीग्रल e रेज टू t, और यहां कितना हो गया 1/2, और ये dt। तो अगर ये पूरा t का फंक्शन है तो फिर लिमिट किसकी होनी चाहिए, t की। अब ये लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है x की, 0, तो यहां डालेंगे x को 0 तो t 0, x को 1 तो t 1। अब जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये कितना हो गया 1/2, e की पावर t का e की पावर t, और 0 to 1। हम लोग इंडेफिनिट में क्या करते थे, t के बाद सॉल्व कर लेते थे, और t की जगह वापिस कितना पुट कर देते, एक्स स्क्वायर। यहाँ x और t का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आंसर तो कितना आ रहा है, ना x के फॉर्म में ना t के फॉर्म में, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये कितना बन जाएगा 1/2, अपर लिमिट किसकी जगह डालेंगे, t की जगह, तो e, फिर ये डालेंगे t की जगह 0, तो ये आंसर यहाँ ना x आता है ना e आता है ना t आता है। So answer of the definite integral is the particular value, is the fixed value, and that's why we use the term definite rather than indefinite। और वहां हमें family of curves मिलता है indefinite में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, indefinite word यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकली ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, और क्या रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b ऑर्डिनेट्स के बीच में x एक्सिस का fx के साथ बाउंडेड एरिया रिप्रेजेंट करता है। ये तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई है ना। आप अगर अपर एंड लोअर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, सो दिस वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज रिप्लेस बाय नेगेटिव साइन ओनली। और सेकंड आप क्या करेंगे, आप यहाँ डमी वेरिएबल को चेंज कर दो। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं a टू बी f थीटा d थीटा, a टू बी f एल्फा d एल्फा। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। चलो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब आप इंटीग्रेंड को चेंज करते हैं किसी और वेरिएबल में, तो लिमिट चेंज करना ना भूलें।
क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये x का वैल्यू है, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये किसका वैल्यू है, t का, राइट। नो डाउट। अच्छा अब सुनो, इसमें एक और बात सुनो, यदि आप इंडेफिनिट इंटीग्रल बनाते हो 0 dx का, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो 0 का इंटीग्रल कितना हो गया, कांस्टेंट। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, अब यहां कांस्टेंट का तो डेफिनेट में कोई रोल ही नहीं है, कांस्टेंट तो वैसे ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप 0 का डेफिनेट इंटीग्रल बना रहे हो, देखो ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स है, और मैंने इसको क्या किया, इस y इक्वल टू एक्स को y इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये लाइन किस पे कॉन्साइड कर जाएगी, तो फिर एरिया, तो ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रल। अब अगर आपको इसको a टू b लेना है तो फिर लो इसको a टू b, तो इसमें भी कितना हो गया, c, इसमें भी c, क्योंकि कुछ x का फंक्शन है ही नहीं, इसलिए ध्यान रखना अब आप कि 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 ही आएगा। एक और बात, इसी में आप लिखना चाहो तो लिख लेना, इसको मान लो a, इसको मान लो b। यदि आपका अपर एंड लोअर लिमिट इक्वल है तो भी उसका वैल्यू कितना आएगा, 0, अपर एंड लोअर, क्योंकि फिर एफ बी माइनस एफ बी 0। और एक और बात, इसी में लिख लो आप a टू b 0 dx, ये भी कितना, 0। तो काफी चीजें जो है ना इसमें इंडेफिनिट से डिफर करती है, लेकिन जो इंटीग्रेशन आप करेंगे वो तो सारा वहीं से निकल के आता है ना। चलिए थोड़ा फास्ट नोट कर लें आप। जैसे आप इंडेफिनिट इंटीग्रल में रूट ओवर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखे बिना ही चल देते थे, है ना, वहां पे ना कोई मॉड यूज करते थे ना कुछ और यूज करते थे, हम कहते हैं इंडेफिनिट ही है। अंडर रूट में भी आप हमेशा प्लस ही लेते थे, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ सुनिए, ये लिखा हुआ है 0 से 1 एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। इस क्वेश्चन को मुझे सिंप्लीफाई करना है और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कोई चीज सिखानी भी। तो यहां सुनिए, हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को टी स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स। और ये बात ध्यान रखना कि अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस एक्स, और अगर आपका x लेस देन इक्वल टू 0 है तो माइनस एक्स। इक्वालिटी किसी पे भी होल्ड करती है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप इक्वालिटी यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो। अब सुनिए, x को हम लेट करेंगे टी स्क्वायर, क्योंकि अगर आप t लेट करते हैं तो अंडर रूट हटेगा ही। ये कितना हो गया, यहां से हो गया, देखिए टी स्क्वायर dx हो गया 2t dt अपॉन 1 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, यदि आप ऑब्वियसली ये तो मॉड टी बनेगा ना, ये बनेगा मॉड ऑफ टी। ठीक है, बात आती है, इसको भी तो लो मैडम, लेते हैं, सुनो। अब अगर आप लोअर लिमिट लेते हो 0 तो टी स्क्वायर का 0 तो ऑब्वियसली टी को 0 ही होना पड़ेगा, और अपर लिमिट लेते हो आप 1, किसका वैल्यू है, x का, तो टी स्क्वायर 1। तो सुनो, अब ये आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो 1 या फिर -1, है ना आपके पास, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1। चलो अब ये कितना हो गया, 2t³ dt, और यहां अब आपका t कितना है, 0 से 1, तो फिर अब आपका मॉड किस में खुलेगा, प्लस में। ट्वाइस t³ dt, यहां t आपका नेगेटिव है, आप -1 टू 0 रीड करें या 0 टू -1 रीड करें, t आपका नेगेटिव है तो मॉड खुलेगा ऐसे। अब इसका मतलब हर क्वेश्चन को 2-2 बार बनाए, नहीं, इन दोनों का आंसर सेम ही आता है, क्योंकि अगर आप y इक्वल टू मॉड एक्स लेते हैं और उसको प्लस में खोलें तो आप इसका एरिया निकालें या आप इसका एरिया निकालें, ये सेम ही है। आप y इक्वल टू मॉड एक्स ही तो है, आप प्लस एक्स लो या माइनस एक्स लो, सेम ही है। आप 0 टू 1 लो या आप -1 से 0 लो, और इसीलिए मैंने आपको एरिया इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ज्योमेट्रिकली समझाई जाती है। समझ आ गया, ये किसका ग्राफ है, वी शेप, मॉड एक्स का। ये कौन है, मॉड टी। आप 0 टू 1 निकालो तो जितना एरिया है उतना ही -1 से 0 है। बात समझ में आ गई, इसलिए अब आप हर बार प्लस में ले लो। यदि आपका टी स्क्वायर 1 के इक्वल है, आप टी को 1 ले लो और मॉड को प्लस में खोल दो,
क्लियर है, आंसर दोनों का सेम आएगा। अब मेरी बात सुनिए और एक बात, जैसे आपको ऐसा दे रखा है 0 to π/4 अंडर रूट 1 - sin 2x dx है ना, तो 0 to π/4 ये कितना बनता है, ये बनता है अंडर रूट साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर। तो फिर अब आप इसको ओपन करेंगे 0 to π/4 मॉड साइन x माइनस कॉस x dx। 0 से π/4 पता लगाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये साइन x का ग्राफ 0 to π यहाँ पे होता है π/2 और ये आपका cos x इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं π/4 पे। 0 से π/4 के बीच में cos बड़ा होता है साइन से, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया नेगेटिव। मॉड इसको कैसे बाहर निकालेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो -0 से लेकर के π/4 साइन x माइनस कॉस x dx इस तरह का काम करेंगे। न्यू नहीं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब आपकी हर गलती पकड़ी जाएगी और इसीलिए आज से 2 साल पहले 8 क्वेश्चन इसी एक चैप्टर में से पूछे गए। 8 जेई एडवांस में 2 क्वेश्चन, जेई मेंस में 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी एक चैप्टर में से। ये इतना इंपॉर्टेंट था। उसके नेक्स्ट डे फिर इसमें 5 क्वेश्चन हुए, कम कर दिया क्योंकि फिर 8 क्वेश्चन आते ही बच्चे में तहलका मच गया। फिर वो डेफिनेट पढ़ रहा है ना, तो उनको कुछ तो ऐसा करना था कि पैरों तले जमीन निकाले, तो फिर वो क्या करें, क्वेश्चन ही नहीं दिए उन्होंने। तो इसमें ना सुनो, इसमें ना वो सब आएगा। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। इसमें डोमेन आएगा, इसमें रेंज आएगा, इसमें एलसीडी आएगा, इसमें डिफरेंशिएशन आएगा, मैक्सिमा मिनिमा, ये टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सब चीज आप इसमें फिर कवर करेंगे। एलएच हॉस्पिटल जो लिमिट में पढ़ते हैं वो सब का सब, इतना वाइड एप्लीकेशन है इस चैप्टर का। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो है ही, वो तो इसका पिलर है, बेस। ठीक है ना, तो फिर अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और इसका कितना हो गया इंटीग्रल माइनस साइन एक्स। चाहे तो आप इस माइनस को यहां भेज दो और 0 to π/4। अब देखो मैं आपको एक और बात बताना चाह रही हूं, इसमें ना सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ये लिमिट लेने में। इंटीग्रेशन की बच्चा प्रैक्टिस करके आता है, लिमिट लेते टाइम ना कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। ये इतना लंबा एक्सप्रेशन हो जाता है, जब उसमें आप अपर डाल के माइनस डालते हैं फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। इतना सीखने के बाद हम फाइनली कैलकुलेशन मिस्टेक करें, ये ठीक बात नहीं। तो हम लिमिट लेने के 2 तरीके सीखेंगे। या तो आप अपर लिमिट पूरा एक साथ सेटिस्फाई करा दो और आप कम से कम लिखो, क्योंकि आप जितना कॉपी में लिखोगे ना उतना फैल जाएगा ये। आपने अपर लिमिट डालना है π/4 1/√2 1/√2 इतना आपको अपने दिमाग में बोल देना है और डायरेक्टली √2 लिखना है। मैंने वो जो माइनस माइनस आए थे उनका भी रगड़ा खत्म कर दिया, फैलाओ नहीं। कई बार यहां 4 साइन एक्स, यहां 4 कॉस एक्स, बच्चा 4 भी कॉमन नहीं लेता है। तो कितना आ गया √2 -1, क्योंकि साइन 0 0 कॉस 0 1। एक और मेथड होता है, आप इसी फंक्शन में अपर लोअर ले लो, फिर इसी फंक्शन में अपर लोअर ले लो, और जो फंक्शन इंटीग्रल से फ्री हो गया है, जिसका इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं, उसका लिमिट लेकर के उसकी कांस्टेंट वैल्यू अलग ले लो। और अगर ज्यादा लंबा आता है तो उसको I1 I2 ऐसे ब्रेक करो। यदि आप पूरा बार बार लिखते जाओगे कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर ही देंगे। तो आज हम ना इस फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ हम क्या करेंगे, बेसिक लिमिट पे ही काम करेंगे, यानी इंडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना एंड अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करना, सब्स्टिट्यूशन से लिमिट को चेंज करना, इस तरह से ये काम करना। अब देखो ये इंडेफिनेट का इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, आप डिवाइड कर दो। दोनों केस में आप आंसर निकालें, दोनों केस में आंसर सेम ही आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। चलो नोट कर लो। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा। इसको और एक तरीके से मैं प्रूफ कर सकती हूँ, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, टी को माइनस अल्फा डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, लिमिट चेंज करते हैं तो ये कितना आएगा 2 माइनस अल्फा का क्यूब माइनस अल्फा क्यूब, ठीक है, और डी टी यानी माइनस डी अल्फा अपॉन कितना हो गया 1 प्लस अल्फा। नहीं, यहां पे 2 टी की जगह माइनस अल्फा का क्यूब माइनस अल्फा क्यूब,
dt यानी माइनस डी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, लिमिट 0 डालेंगे तो 0 और यहाँ 1, ये कितना हो गया 0 to 1 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा क्यूब डी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। एंड बाय दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी ये, इसको मैं वापस ऐसे लिख सकती हूँ 0 to 1 2t क्यूब डी टी अपॉन 1 प्लस टी। तो सुनो ये वाला किसके इक्वल हो गया, ऊपर वाले के। मतलब आपको ग्राफिकली तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, फिर आपके दिमाग में आया मैं ये करके तो देखूं पता नहीं सही है नहीं, ये करके देखें, हम ये करके देखें, तो मैंने तो इसी को उसके इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या है क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, लिखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं हम। इजी बना लो तुम पहले। 1 माइनस 1 से लेकर के 3 एक्स क्यूब डी एक्स, और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे आप, ठीक है। 1 से लेकर 2 ln x डी एक्स, 0 to 1 ln x डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 π/4 से π/2 tan x dx, और मैंने सिर्फ आपको दो ही प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, 1 से √3। अब सुनो एक क्वेश्चन देखो, ये वाला इस क्वेश्चन को देखो, पहले ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, 1 से लेकर 2 ln x dx। कैसे बनाएंगे आप इसको, बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, इसको हटा दो, हो गया इसका काम खत्म। मैंने कहा जैसे इंटीग्रेशन फिनिश हो जाए आप लिमिट ले लो, 1 से लेकर के 2 फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का ये। आप चाहें तो इस पूरे को अलग से पहले इंडेफिनेट निकाल लो, सी मत देना और लिमिट लगा लो, ये काम भी कर सकते हैं। 2 ln 2, 1 मत डालिए 0 आएगा, माइनस यहां कितना आएगा dx का x में 2 - 1 यानी 1। इस तरह से आप 2-3 स्टेप अपने आप से ही करेंगे, ये बनता है ln 4/e। समझ लो आप, मुझे लॉग नहीं पढ़ाना आपको। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 0 से 1 ln x dx। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है x ln x माइनस x 0 से 1। पहले पूरे में अपर लिमिट डालेंगे, है तो 1 डालेंगे आप, तो ये बनेगा 0, यहाँ -1। देखो इसको ऐसे कर लो, इसमें आप 1 डालेंगे, इसको ऐसे कर लो, मुझे कुछ समझाना है आपको। 0 to 1 और यहाँ -1, 1 - 0, ये है ना, 1 डाल दो तो 0, 1 डालेंगे तो 0, और माइनस करके लिमिट, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली 0 तो डाल ही नहीं सकते, 0 प्लस है ना ये। जब आप 1 डालेंगे तो log 1 के कारण 0, और माइनस करके लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में मैंने आपको बताया कि जो x का वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। आप एग्जैक्ट ये इसीलिए ना मैंने आपको इतनी बार बोल के बताया कि जब आप a to b डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं तो x a के इक्वल नहीं है, अदरवाइज log 0 डिफाइंड ही नहीं होगा। एंड बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आपके पास, जैसे आपको 1 से लेकर के 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ dx निकालना। अब x 1 से लेकर 2 है, सपोज अगर आपका x जो है 1 से लेकर 2 के बीच में क्लोज इंटरवल है, तो मैं इसका वैल्यू 1 लूं, या फिर मैं इसका 2 लूं, या फिर 1 से लेकर 2 के लिए 1 लूं। इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है कि x 1 और 2 के इक्वल नहीं है। और एक और बात मुझे आपको बोलना है कि यदि आप अपना खुद का बॉडी का मेजरमेंट कराते हैं बाय द डिफरेंट पर्सन, तो वो इंच टेप से करें या किसी मशीन से करें, थोड़ा बहुत तो एरर आता ही। आप डिफरेंशिएशन में भी एरर और अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हैं, बोर्ड में है। यानी हम लोग जब एरिया मेजरमेंट कर रहे हैं, लैंड का कर रहे हैं, या किसी गेट का कर रहे हैं, या विंडोज का कर रहे हैं, किसी वॉल के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एरर आता है। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये एरिया निकालने का प्रोसेस है, और इसके अंदर भी एरर आता है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है।
इसलिए इसमें भी हम आगे जाकर के अप्रोक्सीमेशन करके एक टॉपिक होता है वो पढ़ेंगे। सो 1 से लेकर 2 ओपन इंटरवल में x का वॉक्स ऑफ x कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया और dx आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब सुनो ये किसका हो गया, ये आपने ये पढ़ रखा है भाई, मैंने आपको ना उसमें पढ़ा रखा है, किसमें, लिमिट में, LH रूल में, x ln x कौन सा फॉर्म है ये, 0 इंटू ln 0 प्लस माइनस इंफिनिटी, इसको ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x अपॉन 1 अपॉन x। अब ये हो गया इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, LH रूल लगा लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x का 1 अपॉन x का माइनस, है ना, तो ये कितना आ गया 0, तो ये 0 और आंसर हो गया आपका -1। तो यदि आप कोई भी x का वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, क्योंकि वो भी आपको नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्ट 0 डालें, और जब आप किसी में भी एग्जैक्ट 0 नहीं डालें, क्या डाल रहे हैं आप, 0 प्लस ना, एंड 1 माइनस पे टूटता ही नहीं है। अब बच्चा पूछ सकता है मुझसे कि आप 1 माइनस में 1 माइनस क्यों नहीं ले रहे हो, 1 क्यों डाल, क्योंकि 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव और f ऑफ 1 इस फंक्शन के लिए तीनों इक्वल है। x ln x कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। आपका अगर ये fx है तो आप 1 निकालो, एग्जैक्ट 1 निकालो तो भी 0 है, आप 1 नेगेटिव निकालो तो भी ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, और आप 1 पॉजिटिव निकालो तो भी ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो तीनों के लिए वैल्यू सेम ही आएगा, तो मैं क्यों लिमिट यूज करूं, राइट। अब आप ये बना लो, ये तो फर्जी है, इजी सा है, ये बना लो, ये बना लो, सब बेसिक क्वेश्चन ही करा रहे हैं हम, इजी ताकि आपका इंडेफिनेट का तो प्रैक्टिस हो ही, आप लिमिट पे कमांड करना सीखें, लिमिट अप्लाई करने में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि फर्दर ये क्वेश्चन जाकर के बहुत लेंथी हो जाते हैं, फिर आप लिमिट अप्लाई करने में ही मिस्टेक कर रहे हो तो फिर क्या बचता है, हम क्या सीखेंगे बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का -1 से लेकर के 3x³ dx, है ना। सुनो x³ का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना, -1 यहां आएगा और 3 आपका यहां कहीं थोड़ा दूर। यदि आप एरिया निकालते हैं, सुनिए एरिया निकालते हैं तो इसके ऐसे निकालेंगे, एरिया जब निकालेंगे तो इसको लिखेंगे -1 से लेकर के 0 x³ dx, टूटेगा ये, और फिर आप लिखेंगे 0 से लेकर के 3 x³ dx, और यहाँ क्यों मॉड लगा है, क्योंकि ये पोर्शन नेगेटिव है और ये क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए आपको नेगेटिव का नेगेटिव देगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, मॉड लगा दिया आपने। इसका जो आंसर है वो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जितना पॉजिटिव है उसमें से नेगेटिव कॉम्पेंसेट करके रिजल्टेंट जो है, ये वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा है ना, ये कम है ना, तो इसका आंसर प्लस में आना चाहिए। तो ये बनता है 1/4 x⁴ -1 से 3, तो 1/4 3⁴ 81 माइनस -1⁴ ये, तो 80/4 कितना, और इसका आंसर 20 बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन नंबर 4, π/4 से π/2 10x का होता है ln कितना, sec x, π/4 और ये π/2, ये बोलो है ना, कैसे लिखेंगे आप, π/2 दे रखा है, π/4 से π/2, तो ln sec π/2 नेगेटिव, यानी π/2 से थोड़ा छोटा, तो भी कितना देगा, इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी, है ना, तो अनबाउंडेड हो गया ये। ऐसा क्यों आता है मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे कि आपको ये एरिया निकालना है, सुनो ये वाला पोर्शन निकालना है, ये दे रखा है, अगर आप ये निकालते हो तब तो बाउंडेड है, और अगर ऊपर वाला निकालती हूं मैं, ये एरिया निकालो, तो ये कितना है, अनबाउंडेड, ये तो पूरा ही 2 डायमेंशन ले लेगा, इसलिए ऐसा आता है ना। तो देखते हैं इसका आंसर किस फॉर्म में दे रखा है इन्होंने, इतना आप नोट कर लें। सो कितना लिखेंगे आप, ln sec π/2 माइनस ln sec π/4, ये कितना हो गया, इन्फिनिटी माइनस ln √2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी का आंसर आप इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे। तो
तो ये एक आध एग्जाम्पल है ऐसे, अब नहीं पूछे आएंगे आपको। अनबाउंडेड नहीं पूछा था, बाउंडेड एरिया पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, ये किसका फॉर्मूला है? dx अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 से लेकर √3 साइन इनवर्स, ठीक है, x/2 और 1 से लेकर √3 साइन इनवर्स √3/2 π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 π/6, तो रिजल्टेंट इज π/6। किसको? 4 को -2 का होल स्क्वायर, हाँ लिख दो ना। sin इनवर्स x by -2 हो जाएगा फिर क्या? किसको -2 का होल स्क्वायर? 4 को हाँ मॉड है। अच्छा, देखते हैं उसमें भी, देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखो, अपने दिमाग से ये नहीं निकालना है कि ये समेशन रिप्रेजेंट करता है, और ना बेवजह आप इसको उलझाओ। स्क्वायर रूट की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव है हमेशा, है ना। तो आप इसमें ना ये ध्यान रखो कि जब ये पूरा पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो फिर आपका नेगेटिव कैसे है? अच्छा, बात ये आती है कि मैडम ये -1 से स्टार्ट कर दे, तो जितना पोर्शन -1 से 0 है उसके लिए नेगेटिव देगा, और जितना पोर्शन 0 से लेकर √3 है उसके लिए पॉजिटिव देगा। कॉम्पेंसेट करके हर केस में आंसर सेम ही आना है। आप इसमें मॉड लगाओ या मत लगाओ, देखो आप कह रहे हो ना इसमें कि आप ऐसे लिखो साइन इनवर्स x पे मॉड या x अपॉन मॉड a। आप अपने दिमाग में बस इतना ध्यान रखो ना कि ये पूरा पॉजिटिव है और लिमिट भी पॉजिटिव है। आपके केस में तब गड़बड़ हो जाएगा जब यह माइनस आ जाएगा। फिर नेगेटिव वाले में भी आपने मॉड लगा दिया तो फिर वो आपने उसको प्लस बना दिया, इसलिए आप इसको स्टैंडर्ड ऐसे ही रखिए। किस पे? ए पे। तो मत करो ना, आप इसको प्लस का ही लेके रखो ना। जैसे सपोज इस केस में आपका ये आंसर है, सपोज आपका -1 से √3 है, तो dx अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसको एज इट इज रखो ना। ये जो नेगेटिव है वो x कॉम्पेंसेट करेगा ना। अब आप इसको ऐसे लिखो साइन इनवर्स x/2, और यहां लगाया -1 से √3, तो ये कितना हो गया? साइन इनवर्स √3/2 यानी π/3 माइनस साइन इनवर्स -हाफ यानी प्लस, तो कितना हो गया? π/6। तो ये कितना आंसर देगा? π/2। तो करेक्ट है, गलत थोड़ा है आंसर। यानी जो इस पे कुछ भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी ठीक आता है। बस ये ध्यान रखो कि अगर आप यहाँ पे कुछ करोगे गड़बड़, फिर आप चाहोगे आंसर सही आए, तो नहीं, आप इसको +2 की तरह ट्रीट करिए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे? रैशनाइज dx x0 से 1, तो 1 + x³ 3/2 माइनस x³ 3/2 और अपॉन 3/2 यानी 2/3 बाहर निकाल दो। आंसर बोलो, सुनो, पूरा एक साथ लगाओ, पूरा 1 एक साथ डालो। 1 डालेंगे तो कितना आएगा? 2√2 -1, फिर माइनस करके 0 डालो। इसका कोई लॉजिक नहीं, यहां डालेंगे तो कितना आएगा? 1, तो यहां आएगा 2√2 -2, है ना, इंटू कितना? 2/3, तो ये आएगा 4/3 √2 -1 आंसर। नेक्स्ट आप अपने आप बनाइए, 0 से लेकर के पाए साइन क्यूब x dx, इसको साइन 3x से रिप्लेस करो,